हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। प्रिय व्यूअर्स, दृष्टि IAS के नए प्रोग्राम प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्विज में हम UPSC और अलग अलग स्टेट PCS की प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए सवालों को विश्लेषण के साथ हल करेंगे। जानकारी के साथ साथ सही उत्तर का चयन करते समय कौन से ट्रिक कारगर साबित होते हैं उन्हें भी सीखेंगे। विकल्पों की छंटनी करना, बुनियादी अवधारणा को समझना, तथ्यों और अतिवादी व विशेष शब्दों पर ध्यान देने का अभ्यास करने की भी कोशिश करेंगे। इस कार्यक्रम के तहत हम हर एपिसोड में 5 सवालों को हल करेंगे। टीम दृष्टि द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज नामक पुस्तक श्रृंखला को आधार बनाइए। इसमें UPSC समेत विभिन्न प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए करीब 8 से 10 हजार प्रश्नों का संकलन, उत्तर व विश्लेषण के साथ तैयार किया गया है। इस सीरीज की कुछ किताबें मार्केट में आ चुकी हैं और कुछ आने वाले समय में आएंगी। सेशन 8 की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? केंद्रीय विधानमंडल का 2 सदनों में विभाजन, 2 सरकारों अर्थात केंद्रीय और राज्य सरकारों का शुरू किया जाना, 2 शासक समुच्चय, एक लंदन में और दूसरा दिल्ली में होना, या फिर प्रांतों को प्रत्यायोजित विषयों का 2 प्रवर्गों में विभाजन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। 1919 के भारत शासन अधिनियम में द्वैध शासन का प्रावधान किया गया था। इस कानून को बनाने में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड की सिफारिशों की भूमिका रही थी। कानून के तहत प्रांतीय स्तर पर कार्यपालिका के लिए द्वैध शासन की शुरुआत की गई। द्वैध शासन के तहत प्रत्यायोजित विषयों को 2 वर्गों में बांट दिया गया। 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत कार्यपालिका के संबंध में जो प्रावधान किए गए हैं उन्हें हम जान लेते हैं। 2 स्तर पर शासन चलाया जाना था, कार्यकारी परिषद और मंत्री। प्रांतों में गवर्नर को कार्यपालिका का प्रमुख बनाया गया। प्रत्यायोजित विषयों को 2 सूची में बांट दिया गया, आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित सूची में कानून व्यवस्था, वित्त, भू राजस्व, सिंचाई आदि को रखा गया। इस सूची के विषयों की जिम्मेदारी गवर्नर को दी गई और गवर्नर की मदद के लिए नौकरशाहों की एक कार्यकारी परिषद थी। हस्तांतरित सूची की बात करें तो इस सूची में शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, कृषि, उत्पाद शुल्क आदि को शामिल किया गया। इन विषयों का प्रशासन मंत्रियों को करना था। ये मंत्री विधायी परिषद के निर्वाचित सदस्यों में से नामित किए जाने थे। इसका तीसरा प्रावधान यह था कि मंत्री विधायिका के प्रति उत्तरदायी थे और अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो उन्हें इस्तीफा देना होता था, जबकि कार्यकारी परिषद के सदस्य विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला सवाल है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। रॉयल इंडियन नेवी में गदर, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। उपर्युक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? 1-2-3, 2-1-3, 3-2-1 या फिर 3-1-2? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, यानी सबसे पहले दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन और फिर रॉयल इंडियन नेवी में गदर। यह सवाल पूरी तरह फैक्ट बेस्ड है और अगर हम इन घटनाओं के वर्ष को जानते हैं तभी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। 7 सितंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, जबकि रॉयल इंडियन नेवी में गदर 18 फरवरी 1946 को हुई थी। इन्हें ऑर्डर में लगाने पर इस सवाल का उत्तर होगा सी। अब हम इन सभी के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। दरअसल जब अंग्रेजों को महसूस हुआ कि साइमन कमीशन रिपोर्ट की जो सिफारिशें थीं वे काफ़ी नहीं हैं, तो लॉर्ड इरविन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड इस बात पर राजी हुए कि एक गोलमेज वार्ता होनी चाहिए। इसके बाद एक एक कर 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। पहला सम्मेलन 1930 से 1931 के बीच चला। सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से किसी भी व्यक्ति को नहीं भेजा गया, लेकिन अलवर और बड़ौदा के महाराज, भोपाल के नवाब, बीकानेर के महाराज, धौलपुर के राणा एवं जम्मू और कश्मीर के महाराज जैसे कई देशी रियासतों के प्रमुखों ने इस सम्मेलन में शिरकत की थी। मुस्लिम लीग की तरफ से आगा खां तृतीय, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मोहम्मद सफ़ी जैसे लोगों को भेजा गया। हिंदू महासभा, सिख समुदाय, पारसी समुदाय की तरफ से भी कुछ लोग इस वार्ता का हिस्सा बने। बेगम जहां आरा शहनवाज और राधाबाई सुब्बारायण ने महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया था। वहीं वंचित वर्गों का प्रतिनिधित्व करने के लिए भीमराव अंबेडकर और रेत्तामलाई श्रीनिवासन वार्ता का हिस्सा बने।
भारत सरकार की तरफ से नरेंद्र नाथ लॉ सहित कुछ लोग पहुंचे थे। पहली वार्ता के कुछ खास परिणाम सामने नहीं आए और इधर सविनय अवज्ञा आंदोलन चलता रहा। इसके बाद 1931 में लंदन में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन की खास बात थी कि कांग्रेस की तरफ से गांधी जी को वार्ता में शिरकत करने के लिए प्रतिनिधि चुना गया। वो इसलिए कि इस सम्मेलन से पहले गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ था। उसमें इस बात पर रजामंदी हुई थी कि कांग्रेस दूसरे सम्मेलन में हिस्सा लेगी और सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक दिया जाएगा। गांधी जी के अलावा भी कई लोगों ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। कई देशी रियासतों के प्रमुख इसमें शामिल हुए। मुस्लिमों की तरफ से फिर से आगा खां तृतीय, मौलाना शौकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना, फजलुल हक सहित दूसरे लोग। वहीं हिंदू समुदाय की तरफ से M.R. जयकर, B.S. मुंजे, नरेंद्र नाथ, दीवान बहादुर राजा ने वार्ता में हिस्सा लिया। भीमराव अंबेडकर और रेत्तामलाई श्रीनिवासन फिर से वंचित वर्गों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। सम्मेलन में गांधी जी ने कहा कि भारत और ब्रिटेन के बीच समानता के आधार पर एक साझेदारी की जरूरत है। उन्होंने केंद्र और प्रांत स्तर पर जल्द से जल्द उत्तरदायी सरकार गठित करने की मांग भी सामने रखी। उनका मानना था कि भारत में जिन लोगों को अस्पृश्य यानी अछूत माना जाता है वे सभी हिंदू हैं और उन्हें अल्पसंख्यक नहीं माना जाना चाहिए। इसी आधार पर उन्होंने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल के विचार को भी सिरे से खारिज कर दिया। गांधी जी ने मुस्लिमों के लिए भी पृथक निर्वाचन मंडल का विरोध किया। इस वार्ता से भी भारत के हित में कुछ खास परिणाम सामने नहीं आए। फिर भी जो घोषणाएं हुई उनमें शामिल हैं मुस्लिम बहुल 2 प्रांतों का गठन किया गया, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत और सिंध। भारतीय सलाहकारी समिति का गठन किया गया। वित्त सलाह देने का अधिकार और राज्य 3 विषयों पर विशेषज्ञ समितियां गठित की गई। अगर भारतीय सहमत नहीं होते हैं तो एक पक्षीय ब्रिटिश सांप्रदायिक पंचाट यानी कम्युनल अवार्ड की बात की गई। भारत की आज़ादी की मांग अस्वीकार कर दी गई। इसके बाद हम भारत छोड़ो आंदोलन पर आते हैं। दोस्तों, जुलाई 1942 में वर्धा में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई जिसमें भारत छोड़ो प्रस्ताव रखा गया था। प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू ने कमेटी के सामने रखा, लेकिन गांधी जी ने इस प्रस्ताव को फ्रेम किया था। वर्धा कमेटी में तय हुआ कि गांधी जी को इस आंदोलन की जिम्मेदारी दी जाएगी। अब इस प्रस्ताव को 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में होने वाली अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में पास किया जाना था। योजना के मुताबिक 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालिया टैंक में इस आंदोलन को मंजूरी दे दी गई। इस आंदोलन का सबसे बड़ा कारण क्रिप्स मिशन का असफल होना था, जिसके बाद गांधी जी ने एक अहिंसक आंदोलन की रूपरेखा तैयार की थी। ब्रिटिश शासन के खिलाफ देश भर के अलग अलग हिस्सों में यह आंदोलन तेजी से फैलने लगा। लोगों ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और देश के हिस्सों में समानांतर सरकारें भी बनाई गई। अब आखिर में हम रॉयल इंडियन नेवी में हुए गदर के बारे में भी जान लेते हैं। 18 फरवरी 1946 को बॉम्बे में HMIS तलवार की रॉयल इंडियन नेवी कुछ समस्याओं के खिलाफ हड़ताल पर चली गई। ये समस्याएं थीं नस्लीय भेदभाव, अरुचिकर यानी इच्छा के खिलाफ भोजन मिलना, उच्च अधिकारियों द्वारा शोषण, INA ट्रायल और इंडोनेशिया में भारतीय जवानों की तैनाती। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ है परंपराएं, दूसरी तरफ है समुदाय। चलिहा साहिब उत्सव सिंधियों का, नंदाराज जात यात्रा गोंडों का, वारी वारकरी संथालों का। ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन सा या से सही सुमेलित है या है? केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, यानी केवल पहला युग्म इसमें सही है। अखबारों में आए दिन आर्ट एंड कल्चर से जुड़ी कोई न कोई खबर आती है। देश के विभिन्न इलाकों में मनाए जाने वाले त्योहार, नृत्य, संगीत, गायन आदि के बारे में आने वाली खबरों का ऑब्जर्वेशन आप जरूर करें। आपको बता दें कि चलिहा साहिब उत्सव सिंधी लोगों का सबसे बड़ा त्योहार है। इसे जुलाई से अगस्त के बीच मनाया जाता है। इस दौरान ये लोग इष्ट देव भगवान झूलेलाल की पूजा करते हैं और 10 से लेकर 40 दिन तक का उपवास रखते हैं। नंदाराज जात यात्रा माता नंदा देवी से जुड़ी धार्मिक यात्रा है। नंदा देवी जात परंपरा उत्तराखंड के कई मंदिरों में हर साल मनाई जाती है। यह त्योहार खास करके उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र से संबंधित है, इसलिए दूसरी जोड़ी यहाँ गलत है क्योंकि यह परंपरा गोंड जनजाति से संबंधित नहीं है। वारी वारकरी महाराष्ट्र के पंढरपुर नगर की एक धार्मिक परंपरा है। इसे हर साल मनाया जाता है। यह धार्मिक यात्रा वारकरी संप्रदाय से संबंधित है। परंपरा में वारकरी समुदाय के लोग पंढरपुर की यात्रा करते हैं और विठोवा देव की पूजा करते हैं।
माना जाता है कि यह परंपरा पिछले 800 सालों से मनाई जा रही है। यात्रा के दौरान पालकी में कई प्रसिद्ध संतों के पदचिन्हों को पंढरपुर ले जाया जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल है, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो अजंता में है, बादामी में है, बाग में है या फिर एलोरा में है। सही जवाब है इसका ऑप्शन ए यानी अजंता में है। यूपीएससी सिविल सेवा प्री में शायद ही किसी साल ऐसा हुआ हो कि बौद्ध और जैन धर्म से सवाल ना पूछा गया हो, इसलिए इन दोनों ही टॉपिक्स के साथ षड्दर्शन के बारे में तथ्यों को अच्छे से तैयार कर लें। अब आइए सवाल पर आते हैं। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र अजंता की गुफा संख्या 1 के सामने के आंतरिक कक्ष की पीछे वाली दीवार पर बना हुआ है। बोधिसत्व पद्मपाणि का यह चित्र 5वीं सदी ईसा पूर्व का बताया जाता है। सरल शब्दों में बोधिसत्व किसी भी ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो बौद्ध धर्म के अनुदेशों का पालन करने लगते हैं। यहाँ पद्मपाणि में पद्म का मतलब कमल से है। इस चित्र में भी बोधिसत्व भी अपने दाएं हाथ में कमल लिए हुए हैं। चित्र को इस तरह बनाया गया है कि इसमें त्रिविमीयता की झलक सीधे देखी जा सकती है, यानी 3 डायमेंशनल व्यू इस चित्र में देखा जा सकता है। बोधिसत्व का सिर हल्का सा बाईं ओर झुका हुआ है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सौत्रांतिक और सम्मितीय जैन मत के संप्रदाय थे। सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि दृग्विषय फिनोमेना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं हैं, अपितु अव्यक्त रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी केवल दूसरा कथन ही सही है। जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है, जैन और बौद्ध धर्म यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक्स हैं, इसलिए आप इन्हें अच्छे से तैयार करें। आइए पहले कथन पर आते हैं। यह कथन गलत है क्योंकि ये दोनों ही संप्रदाय बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, न कि जैन धर्म से। पहले हम सौत्रांतिक संप्रदाय की बात कर लेते हैं। सौत्रांतिक शब्द का जन्म सूत्रांता से हुआ है और सूत्रांता का मतलब होता है हस्तलिपि। सौत्रांतिकों का आधार सूक्त पिटक है। सौत्रांतिक संप्रदाय का विकास बौद्ध के एक अन्य संप्रदाय वैभाषिक के यथार्थवाद और बहुलवाद के विरोध में हुआ था। अब हम दूसरे कथन पर आते हैं। यहाँ सर्वास्तिवाद संप्रदाय की बात की गई है। वैभाषिक संप्रदाय को ही सर्वास्तिवाद कहा जाता है। वैभाषिक शब्द का उदय महाविभाष शास्त्र से हुआ है। महाविभाष शास्त्र एक लेख है जिसे 2री सदी में अभिधर्मा दर्शन का विवरण देने के लिए लिखा गया था। इन्हीं सर्वास्तिवादियों ने बुद्ध के निरात्मावाद यानी आत्मा नहीं होती है के सिद्धांत को पुद्गल नैरात्म्य में बदलने का काम किया। पुद्गल नैरात्म्य यानी कोई भी वस्तु सत्व यानी स्थिर नहीं होती। यह सिद्धांत केवल मानव पर ही नहीं बल्कि विश्व में मौजूद हर वस्तु पर यही नियम लागू होता है। वैभाषिक के ही अंतर्गत एक और लेख आता है वसुबंधु का अभिधर्म कोश। अभिधर्म कोश का विद्यमानता का विचार भी इसी असत्वता के सिद्धांत के करीब है। इस सवाल के दूसरे कथन का भी यही मतलब है कि दृग्विषय फिनोमेना के अवयव न तो पूरी तरह क्षणिक होते हैं और न ही पूरी तरह स्थिर, लेकिन अव्यक्त रूप में विद्यमान जरूर रहते हैं। इसलिए दूसरा कथन सही है। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। तो सेशन 8 में फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए ख्याल रखिए। गुड बाय।